हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 10th केमिस्ट्री का सबसे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं। हम लोग 2 वीडियो में पूरे लेक्चर को कवर करने वाले थे, जिसमें से फर्स्ट वीडियो आप देख चुके होंगे या नहीं भी देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख लीजिए। उसमें हम रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया के बारे में बहुत सारी बातें बताए हैं, रासायनिक समीकरण बताए हैं, रासायनिक समीकरण का उपयोग, कमियों को दूर कैसे करेंगे, इन तमाम चीज़ों को बताए हैं। रासायनिक समीकरण का प्रकार, संतुलित, असंतुलित, ये सब चीज़ बता चुके हैं। इस वीडियो में केवल हम लोग पढ़ेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया का कौन कौन सा टाइप है, प्रकार है, ठीक है। तो बहुत ही खतरनाक लेक्चर होने वाला है, बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है। बस आप ध्यान दीजिए और ध्यान से सब चीज़ को सुनिएगा। ये जो लेक्चर होने वाला है आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कितने टाइप्स के रासायनिक अभिक्रिया होते हैं और कौन कौन से, ठीक है। सबसे पहले हम आपको एक बात बता दें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नोट में याद रखिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में या अभिक्रिया को समीकरण के रूप में लिखते हैं तो यहाँ पे हम मान लीजिए कि A को B से रिएक्शन कराए तो A+B लिखेंगे और यहाँ पे एक तीर का निशान रहता है और जो बनता है यहाँ पे लिख देते हैं C+D। तो इसे रिएक्टेंट कहा जाता है, इसे प्रोडक्ट कहा जाता है। और ये तीर का निशान बताता है कि अभिक्रिया इस साइड से उस साइड तक गया है, मतलब इधर से उधर हुआ है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी अभिक्रिया होने के लिए कोई कोई शर्त होता है या उत्प्रेरक होता है। मतलब अभिक्रिया होने के लिए कोई कोई शर्त होता है, जैसे कोई अभिक्रिया ऊष्मा के उपस्थिति में होता है, कोई अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में उपस्थिति होता है, कोई अभिक्रिया किसी उत्प्रेरक की उपस्थिति में होता है। उत्प्रेरक कोई पदार्थ हो सकता है, उसके उपस्थिति में हो सकता है। तो जो हम शर्त या उत्प्रेरक लिखते हैं वो तीर के ऊपर लिखते हैं या नीचे लिखते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, यहाँ पे शर्त या उत्प्रेरक को लिखा जाता है, ठीक है। तो तीर के निशान के ऊपर या नीचे कुछ भी आपको मिले तो वहाँ पे आपको 2-3 चीज़ें देखने को मिल सकती है, शर्त, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक क्या होता है? चढ़ाने वाला। ये दोनों जब आपस में अभिक्रिया नहीं कर रहा है तो उत्प्रेरक चढ़ाता है, ठीक है। जैसे मान लो कि 2 लड़का है और दोनों लड़का के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्यार है, उसमें लड़ाई नहीं हो रही है, तो कोई तीसरा होगा, वो दोनों को चढ़ाएगा और दोनों को चढ़ाकर झगड़ा करवा देगा। तो जो चढ़ाने वाला व्यक्ति हुआ वो कैटलिस्ट हुआ, उत्प्रेरक हुआ। तो यहाँ पे आपको शर्त या उत्प्रेरक या ताप ओप देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये बातें आप याद रखिएगा, इसे मिटा देते हैं। देखिए, अभिक्रिया के प्रकार, टाइप्स ऑफ रिएक्शन में सबसे पहला अभिक्रिया है संयोजन अभिक्रिया। इसे संश्लेषण अभिक्रिया भी कहा जाता है। इसका इंग्लिश होता है कॉम्पोजिशन रिएक्शन। देखिए, ये अभिक्रिया का परिभाषा पहले क्या है देख लेते हैं। जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके मतलब जुड़कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तब उसे संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। मतलब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जुड़े और एक उधर प्रोडक्ट के रूप में, प्रतिफल के रूप में केवल एक पदार्थ का निर्माण करे तो उस प्रकार के अभिक्रिया को बोलेंगे संयोजन अभिक्रिया। जैसे मान लो कि A B से अभिक्रिया करके, A B से जुड़ के, एक A B के साथ जुड़कर, और यदि इधर AB बनाता है तो इधर 2 है कि नहीं, और 2 आपस में जुड़कर इधर एक चीज का निर्माण कर रहा है, तो इस प्रकार का अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहेंगे। तीर के बाएं साइड में 2 या 2 से अधिक चीज हो सकते हैं, लेकिन तीर के दाएं साइड में केवल और केवल एक चीज ही होगा, ये याद रखिएगा। संयोजन अभिक्रिया में तीर के बाएं तरफ 2 या 2 से अधिक चीज हो सकते हैं, पदार्थ हो सकते हैं, बट राइट साइड में, इस दाहिने साइड में, प्रतिफल के साइड में केवल और केवल एक ही पदार्थ होगा। जैसे हम इसका अगर केमिस्ट्री में एग्जांपल दें तो H2 और O2 यानी हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस से भी जब अभिक्रिया करता है तो पानी का निर्माण करता है, वाटर का निर्माण करता है। अगर इसको हम संतुलित करें, अच्छा संतुलित करना आप लोग सीखे होंगे या हम एक अलग लेक्चर में आपको सिखा देंगे, केवल संतुलित करना, कैसे रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है। तो यहाँ पे बैलेंस कर देंगे तो 2 या 2 हो जाएगा। अच्छा देखिए, यहाँ पे एक ऑक्सीजन और यहाँ पे हाइड्रोजन आपस में संयोग करके, जुड़कर
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़कर और केवल यहाँ पे एक पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया होता है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं। अगर कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। तीर के बाएं तरफ दो या दो से अधिक पदार्थ है, दो है पदार्थ, और तीर के दाएं तरफ केवल एक पदार्थ ही है, इसीलिए यह संयोजन अभिक्रिया हुआ। ठीक है, तो आप परिभाषा देख सकते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल है। अच्छा, इसका एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम। देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या है, आपको दिखाई दे रहा होगा, हमको याद दिख रहा है शायद, कि एक काली चूना आता है, काली चूना CaO, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, CaO, इसको काली चूना बोला जाता है। यदि काली चूना को पानी में मिला दिया जाए, पानी के साथ रिएक्शन करा दिया जाए, तो यहाँ पे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। याद रखिएगा CaO, यहाँ पे उष्मा भी निकलती है, गर्मी भी निकलती है, याद रखिएगा। ठीक है, ये CaO चूना होता है। चूना आप लोग के गांव देहात में आप लोग देखेंगे व्हाइट कलर का होता है, उसी को काली चूना बोला जाता है, काली चूना। इस चूना में यदि आप पानी डालते हैं तो ये रिएक्शन करके CaOH का होल ट्वाइस, इसको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, इसका निर्माण करता है, और साथ में उसमें से गर्मी निकलती है। आप चूना में पानी डालते होंगे, देखिएगा उसमें से भाप टाइप का गर्मी निकलता है। ठीक है, ये तो जैसे हम चूना को पानी में मिलाते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये जो CaOH का होल ट्वाइस है, जैसे ये प्राप्त होता है तो इसे हम क्या करते हैं, दीवालों में पुताई कर देते हैं, पुचारा कर देते हैं, दीवालों को पेंट कर देते हैं चूना से। तो बाद में ये 2-3 दिन बाद, 2-3 दिन तक लगभग, ये वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर लेता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण करता है। ठीक है, CaCO3, सॉरी, कार्बाइड का निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट बोलता है, CaCO3। इसको कहा जाता है चूना पत्थर। क्या कहा जाता है? चूना पत्थर का निर्माण करता है, याद रखिएगा। तो सबसे पहले चूना को पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, और उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पुचारा हम लोग करते हैं। तो पुचारा करने के बाद दीवार पे जो पुचारा हुआ है वो वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया कर 2-3 दिन में वो CaCO3 का निर्माण करता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको चूना पत्थर कहा जाता है। और यही धीरे धीरे संगमरमर की तरह चमक उत्पन्न करता है, जिससे हमारा दीवार चमकने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ भी दो पदार्थ जुड़कर एक बनाया है, यहाँ भी दो जोड़कर एक बनाया है, यहाँ भी दो जोड़कर एक बनाया है, यहाँ भी दो जोड़कर एक बनाया है। तो ये सभी जो अभिक्रियाएं हैं ये सब संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, इसे आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। वियोजन अभिक्रिया समझाते हैं। देखिए दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया को अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है, इसे ही डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है इंग्लिश में। जब एक पदार्थ टूटकर, यहाँ पे दो या दो से अधिक पदार्थ जुड़कर, यहाँ पे देखिए, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थों में बदल जाते हैं, तब उस अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, वियोजन अभिक्रिया जो है वो संयोजन का उल्टा होता है। संयोजन में दो जुड़कर एक बनाता है, और वियोजन में एक टूटकर दो या दो से अधिक पदार्थों में बदलता है। संयोजन में दो या दो से अधिक जुड़कर एक में बदलेगा, अब वियोजन में एक टूटकर, एक बारह टूटकर और दो या दो से अधिक पदार्थों में बदलेगा। जैसे अगर इसको मिटाएं तो यहाँ पे बात करते हैं, मान लो कि ABC कोई एगो बड़ा कंपाउंड है और ये टूट कर A+B+C में बदल गया, तो तीर के बाएं साइड अब एगो रहेगा और तीर के दाएं साइड दो या दो से अधिक पदार्थ रहेगा। तो इस प्रकार के अभिक्रिया को बोलेंगे वियोजन अभिक्रिया। इधर से इधर जाकर टूट रहा है मतलब वियोजित हो रहा है। वियोजन का मतलब क्या होता है? टूटना। तो इधर से इधर जाके टूट रहा है, समझ गए? जैसे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बाबू, एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसको अगर आप उष्मा देते हैं, इसको गर्मी देते हैं, तो ये दो भागों में टूट जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। ठीक है, एक बात आपको बता दें कि इस चैप्टर में आपको रासायनिक अभिक्रिया याद करना ही पड़ेगा। अब रटिए चाहे समझिए, जैसे भी हो। ठीक है, कुछ रासायनिक अभिक्रिया का ट्रिक होता है, हो जाएगा, लेकिन ज़्यादातर अभिक्रियाएं आपको रटना पड़ेगा। तो आप क्या कीजिए, कॉपी पर बार बार लिखकर आप इसे याद कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक बड़ा अणु है और ये टूटकर कितने अणु में बढ़ गया? 2 में। तो ये वियोजन हुआ।
देखिए दूसरा यहाँ पे देख लीजिए, HCl का नाम सुने होंगे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये जैसे HCl में जैसे हम प्रकाश देते हैं, प्रकाश यहाँ पे जैसे हम प्रकाश देते हैं प्रकाश, तो ये दो भागों में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। याद रखिएगा ये भी गैस है, ये भी गैस है और HCl भी गैस है। ठीक है, तो यहाँ भी आप समझ रहे हैं हाइड्रोजन गैस से ऑक्सीजन गैस है, कार्बन सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, तो ये आप समझ रहे हैं सब चीज़ को। तो ये भी डिकम्पोजिशन है, ये भी डिकम्पोजिशन है, क्योंकि इधर एक है और उधर एक से अधिक है। ठीक है, तो इन दोनों अभिक्रियाओं को याद कर लीजिए, इसे लिख लीजिए। हम समझाते हैं कि वियोजन अभिक्रिया भी आगे चलकर 3 प्रकार के होते हैं। एक को बोला जाता है ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। दूसरा होता है छोटू प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, इसको बोला जाता है ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा होता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन तीनों रिएक्शन को बताते हैं, पहले इसे नोट कर लें। तो चलिए आप लोग उतार लिए होंगे। हम लोग वियोजन अभिक्रिया का प्रकार देखने वाले हैं। तो वियोजन अभिक्रिया 3 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन को शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे लिखेंगे। और दूसरा होता है प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, और तीसरा होता है विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। इसको इंग्लिश में थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलेंगे, इसको ऑप्टिकल डिकम्पोजिशन, इसको इलेक्ट्रिकल डिकम्पोजिशन बोलेंगे। अच्छा देखिए, जब वियोजन अभिक्रिया मतलब जब चीज़ें टूटे, जब एक पदार्थ 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूटे, तो वो उष्मा के उपस्थिति में टूटे। मतलब जब कोई पदार्थ गर्मी देने पर टूटे, उष्मा देने पर टूटे, तो उस प्रकार के वियोजन को बोलेंगे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। और जब कोई पदार्थ प्रकाश के उपस्थिति में टूटे, जब प्रकाश दिया जाए, लाइट दिया जाए, तब वो टूटे, तो उस प्रकार को प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया होता है। और जब किसी पदार्थ को तोड़ने के लिए विद्युत का प्रयोग किया जाए, इलेक्ट्रिक का प्रयोग किया जाए, करंट का प्रयोग किया जाए, तो उस प्रकार के वियोजन अभिक्रिया को बोलते हैं विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। आइए देखते हैं इसका कौन कौन सा एग्जाम्पल है। ठीक है, बिना समय बर्बाद किए, अगर AB है और तीर के निशान के ऊपर उष्मा लिख दिया जाए, तो समझ जाइएगा कि ये उष्मा के उपस्थिति में होने वाला है। ठीक है, शर्त कहाँ लिखा रहता है भैया? तीर के ऊपर। तो शर्त याद रखिएगा, तीर के ऊपर अगर उष्मा लिखा रहता है तो ये ट्रिक है पहचानने का कि ये ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया है। जैसे हम एग्जाम्पल नंबर 2 देखते हैं, CaCO3, इसको चूना पत्थर बोलते हैं। तीर के निशान पर उष्मा लिख दीजिए, चाहे उष्मा लिखा होगा, तो CaCO3 को जैसे हम गर्मी देते हैं तो ये 2 भागों में टूट जाता है। CaO, ये सॉलिड अवस्था में होता है, ये भी सॉलिड होता है, बन ठोस होता है। और प्लस 60 में कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में टूट जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे तीर के ऊपर उष्मा लिखा है, तो ये वियोजन अभिक्रिया जो हुआ ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हुआ। अच्छा, प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया में तीर के निशान के ऊपर प्रकाश लिखा रहेगा, तो समझ जाएंगे कि ये प्रकाश के उपस्थिति में अभिक्रिया हो रही है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल कौन कौन सा हो सकता है? आइए 2 नंबर इसका एग्जाम्पल देखते हैं प्रकाशीय का। AgCl, इसको सिल्वर क्लोराइड बोला जाता है। याद रखिएगा, ये सॉलिड अवस्था में होता है, ठोस होता है। तो जैसे इस पर हम प्रकाश डालते हैं, जैसे हम इस पर प्रकाश डालते हैं, तो ये 2 भागों में टूट जाता है। ये सिल्वर में टूट जाता है, सिल्वर ठोस होता है, चांदी ठोसे होता है, और साथ में क्लोरीन गैस के रूप में ये टूट जाता है। ठीक है, तो देखिए ये जो टूटा, ये प्रकाश के उपस्थिति में टूटा, इसीलिए इस प्रकार के वियोजन को बोलेंगे प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया। इसको संतुलित कर लेंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे और यहाँ पे भी 2 लगा देंगे, तो 2 Ag और 2 Cl, तो 2 Cl। अच्छा, एक बचा विद्युतीय अभिक्रिया, विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। तो जब वियोजन अभिक्रिया विद्युत के उपस्थिति में हो, जैसे मान लो AB को तोड़ना है, तो इलेक्ट्रिक दिए, इसमें करंट दिए, इसमें 2 गो करंट का तार सटा है, तो ये A और B में टूट गया, और तीर के ऊपर क्या लिखा रहेगा? विद्युत। ठीक है, इलेक्ट्रिक लिखा रहेगा। तो ये आपको पहचान आप जाएंगे कि अगर तीर के ऊपर विद्युत लिखा हो तो उसको विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, पानी H2O में
जैसे आप विद्युत प्रवाह करेंगे, एक बर्तन में पानी लेकर जैसे उसमें दुगो तार सटाएंगे, दुगो तार उसमें घुसाएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो देखिएगा अजीब टाइप से उसमें बुलबुला निकलने लगेगा। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें अभिक्रिया हो रही है। तो H2O में जैसे विद्युत प्रवाह करते हैं तो ये दो गैसों में टूट जाता है, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस। इसको संतुलित करने के लिए यहाँ दो और यहाँ दो लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, NaCl, नमक का नाम सुने हैं, नमक एक्वस ले लेंगे, एक्वस कंडीशन, पानी में नमक ले लेंगे और जैसे नमक में विद्युत धारा प्रवाह करेंगे, पानी में नमक घोर लेना है। यहाँ पे एक्वस मतलब क्या हुआ, पानी मिलाया गया है और उसमें आपको दो रॉड यानी दो पॉजिटिव नेगेटिव रॉड उसमें ढुकाना है। ऐसे मान लो कि ये बर्तन हो गया, इसमें दो गो रॉड डाल देना है, दो गो रॉड। इस बर्तन में आपको पानी और नमक घोर लेना है और एक रॉड को बैटरी के पॉजिटिव से जोड़ना है, एक रॉड को बैटरी के नेगेटिव से जोड़ना है। आप देखेंगे कि इस बर्तन में अभिक्रिया होगी और सोडियम और क्लोरीन अलग अलग टूट जाएंगे। तो NaCl में जैसे विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो सोडियम अलग हो जाएगा और क्लोरीन गैस अलग हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे बैलेंस करने के लिए यहाँ पे दो लगा देंगे, यहाँ भी दो लगा देंगे। तो आप समझ चुके हैं कि वियोजन अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। आप इसे नोट करें, हम अगला प्रोसेस में चलते हैं। लिख लिए होंगे। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पर। देखिए भैया, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे आपको 10th के लिए, 12th के लिए, 11th के लिए, सबके लिए केमिस्ट्री फ्री मिलने वाला है, वो भी अच्छे कंटेंट के साथ। तो जल्दी से यार लाल बटन तो दबाना है, लात या हाथ से कुचल दो, चलेगा। चलो, तो तीसरा नंबर है विस्थापन, या इसी को एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। भैया इसको अगर इंग्लिश में बोले तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। रिएक्शन को शॉर्ट फॉर्म में RNX लिखे हैं, चलेगा। तो सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, तो सुनिएगा, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिकों के विलयन से विस्थापित कर खुद उसका स्थान ले लेता है। मतलब कोई तत्व दूसरे यौगिक में किसी तत्व को हटाकर खुद उसका स्थान ले लेता है, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को बोलेंगे, तब उसे विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे या एकल विस्थापन अभिक्रिया बोलेंगे। अच्छा, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। चलिए, ये तो आप परिभाषा देखें, लेकिन एक्चुअली में इसको समझा कैसे सकते हैं, हम समझ सकते हैं कैसे। मान लो कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुम्हारे दोस्त के साथ पब में डांस कर रही है। कहाँ डांस कर रही है, पब में। गलती से चले गए होंगे, आजकल गलती से हो रहा है। तो मानो कि तुम्हारा दोस्त और तुम्हारी गर्लफ्रेंड एक साथ पब में डांस कर रहे हैं और अचानक तुमको शक हुआ और तुम पब में पहुंच गए। अब पहुंचने के बाद देख रहे हो कि वाह क्या डांस है इन लोग के बीच, तो तुम क्या करोगे, अपने दोस्त को मारोगे एक झापड़ मार के उसको यहाँ से विस्थापित कर दोगे, हटा दोगे और खुद इस लड़की के साथ डांस करने लगोगे या इसको बोलने लगोगे या इसके साथ चिपकने लगोगे। समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पे जो दोस्त को विस्थापित किया खुद यहाँ पे स्थान लिए, तो एक प्रकार का विस्थापन अभिक्रिया हुआ। देखिए, मान लो कि A और B आपस में डांस कर रहे हैं और कोई C आ गया। अब C क्या करेगा, इस यौगिक में से एक एटम को C क्योंकि बरियार है, C ज़्यादा मजबूत है, तो B को क्या करेगा, मार के निकाल देगा बाहर और खुद एक के जगह पे आके चिपक जाएगा। तो बन जाएगा AC और साथ में निकल जाएगा इधर B कोना में जाके उधर रो रहा है। अगर इसी चीज़ को हम प्रैक्टिकली या अगर हम इसको केमिस्ट्री के रिएक्शन के साथ समझे तो कैसे समझेंगे। एक कॉपर सल्फेट का विलयन आता है, मतलब पानी में कॉपर सल्फेट को घोर सकते हैं। तो कॉपर सल्फेट का एक्वस कंडीशन लेना है। एक्वस का मतलब पानी में घोले हुए हैं। और कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में एक बर्तन में क्या करना है, कॉपर सल्फेट का एक्वस सॉल्यूशन लेना है, मतलब जलीय विलयन लेना है पानी मिलाकर। और उस कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का रंग देखिएगा तो नीला कलर का होगा, ठीक है। और जैसे उसमें एक लोहा का कील डालेंगे तो उस विलयन का रंग कुछ देर बाद नीला से हरा हो जाएगा। हरा होने का कारण एक ही है कि लोहा
कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर को हटाकर खुद अपना सल्फेट बना लेता है, खुद उसके स्थान पे अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो कॉपर सल्फेट ये है। और यहाँ पे मान लो कि सॉल्यूशन में लोहा आ गया, लोहा ठोस होगा, लोहा जैसी बात ठोस है, ये ठोस, ये कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। अब क्या होगा कि लोहा ज़्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, तो इसको मार के बाहर कर लेगा और खुद SO4 का स्थान ले लेगा, तो बन जाएगा FeSO4। अब ये पानी में आ गया तो एक्वस हो जाएगा और बाहर क्या निकल जाएगा भैया, कॉपर, तो साथ में निकल जाएगा कॉपर। तो यहाँ पे लोहा पहले बाहर था, लेकिन जैसे इसमें डाले तो लोहा कॉपर को हटा दिया, विस्थापित कर दिया और इसका स्थान ले लिया, तो यहाँ पे FeSO4 बन गया और कॉपर बन गया। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं यहीं पे, ये फर्स्ट, ये तो ऐसे जनरल एग्जांपल रहा, सेकेंड, थर्ड हम देख सकते हैं। अगर आप इसी कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में अगर आप जिंक को डालते हैं, जिंक भी ठोस होगा क्योंकि धातु है, तो जिंक भी ज़्यादा क्रियाशील होता है कॉपर से, तो कॉपर को हटा देगा और खुद इसका स्थान ले लेगा, जिंक खुद यहाँ पे आ जाएगा, तो बनाएगा ZnSO4, एक्वस कंडीशन आएगा, मतलब जलीय विलयन आएगा। और साथ में अब कॉपर तो भैया सॉल्यूशन से बाहर निकल गया, कॉपर यहाँ विलयन से बाहर हो गया, तो कॉपर आ जाएगा बाहर ऐसे। ठीक है। तो जिंक पहले अकेला था, अब कॉपर को हटाकर खुद इसके जगह पे आ गया, तो जिंक का सल्फेट बन गया और कॉपर बाहर हो गया। तो यहाँ पे एक कोई तत्व दूसरे तत्वों को विस्थापित कर रहा है और ये एक ही कर रहा है, इसीलिए इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। 1 मिनट रुकिएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अच्छा, जहाँ भी एक्वस लिखे हैं AQ, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें पानी मिलाया गया है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जब दो यौगिक अपने आयनों का मतलब मूलकों की अदला बदली करते हैं, एक्सचेंज करते हैं, इधर से उधर बदलते हैं, तो दो नए यौगिक का निर्माण होते हैं, तो उसे हम द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। मतलब दो यौगिक अपने आयनों में, मतलब अपने तत्वों का आदान प्रदान करते हैं, इधर उधर करते हैं, तो दो नए पदार्थों का निर्माण होता है, तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हम एक काम करते हैं, मान लो कि A और B आपस में डांस कर रहा है और इधर C और D भी आपस में डांस कर रहा है। चाहे सोचो ऐसे कि A वाला ये जो है अपने बीवी के साथ डांस कर रहा है, गर्लफ्रेंड के साथ, और C भी अपने गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा है। अब क्या हुआ कि ये अपने गर्लफ्रेंड के साथ डांस करते करते उगता गया, ये इसके साथ डांस करते करते उगता गया। तो होता क्या है कि यहाँ पे ये लोग आपस में एक्सचेंज कर रहे हैं। एक्सचेंज का मतलब ये कह रहा है कि भैया ते हमार ले ले, हम तोहर ले रहे हैं, हमारा तुम ले लो और तुम्हारा हम ले रहे हैं। तो ये आपस में एक्सचेंज कर और ये इसके साथ आ जाएगा, ये आ जाएगा इसके साथ और ये आ जाएगा इसके साथ, तो A बनाएगा D AD और B डांस करेगा C के साथ, तो B हो जाएगा C। ऐसे देखो, ये अपने तत्वों का आदान प्रदान करके दो नए पदार्थ का निर्माण कर दिए। AB, यहाँ पे AD, यहाँ पे CD, यहाँ पे BC, तो दोनों अलग अलग है। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे अगर हम इसको एग्जाम्पल में दिखाएं तो Na2SO4, इसको सोडियम सल्फेट कहते हैं, ये जलीय इसका विलयन लिए और साथ में हम इसका रिएक्शन कराएं BaCl2 बेरियम क्लोराइड, इसका भी जलीय विलयन लेते हैं, तो होगा क्या, ध्यान दो कि यहां से इसका धातु, इसका आयन इसके साथ चला जाएगा और इसका आयन इसके साथ चला जाएगा। चाहे ऐसे बांट सकते हो कि पहिल का प्लस दूसर का माइनस, इसमें पहिल का प्लस दूसर का माइनस, इसका प्लस उसके माइनस के साथ और उसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ जाएगा तो ये बनाएगा NaCl। ठीक है। NaCl याद रखिएगा, जलीय विलयन होगा, जल में घुल सकता है, और साथ में बनाएगा इसका माइनस उसके प्लस के साथ, तो प्लस इसका Ba और इसका SO4, तो ये बन जाएगा BaSO4 जो सॉलिड स्टेट में रहेगा। ये पानी में नहीं घुलेगा, ये पानी में घुल जा रहा है, ये भी पानी में घुल जा रहा है क्योंकि एक्वस लिखे हैं, ये भी पानी में घुल जाएगा क्योंकि एक्वस है, लेकिन ये सॉलिड पानी में नहीं घुलेगा, इसीलिए इसे अवक्षेप के रूप में बोल देते हैं कि ये पानी से बाहर निकल जाता है, तो ये अवक्षेप बन गया। ठीक है। तो यहाँ पे देख रहे हैं एक
आयन एक तत्व दूसरे तत्वों को बदल रहा है और उसका तत्व इसके तत्वों को बदल रहा है, मतलब ये इसमें जा रहा है और ये इसमें आ रहा है, एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं, डांडिया खेल रहे हैं, ये उसके साथ खेल रहा है, वो इसके साथ खेल रहा है। तो यहाँ पे जो अभिक्रिया हुई ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुई। ठीक है, तो इसे नोट करें, हम नेक्स्ट अभिक्रिया में चलते हैं। उतार लिए होंगे। नेक्स्ट हमारे पास कुछ और भी अभिक्रियाएं हैं जिसे हम देखते हैं। 5 नंबर है अवक्षेपण अभिक्रिया, इसको प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए कभी कभी रिएक्शन जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन करते हैं तो कुछ ऐसे पदार्थ बन जाते हैं जो अवांछनीय होते हैं, हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं, जो विलयन से, जो पानी से बाहर निकल जाते हैं, जो पानी में नहीं घुलते हैं, उन्हें अवक्षेप कहा जाता है। तो यदि किसी रिएक्शन में या अभिक्रिया में अवक्षेप का निर्माण हो रहा है तो उस प्रकार की अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे अगर AgNO3 का जलीय विलयन लेते हैं और NaCl के जलीय विलयन को एक में डालते हैं तो प्राप्त होता है NaNO3। ये रिएक्शन कैसे होगा? अच्छा, किसी भी पदार्थ को 2 भाग में बांट लेते हैं, जैसे इसको 2 भाग में बांटेंगे तो पहला प्लस और दूसरा माइनस, इसको भी 2 भाग में बांट लेंगे, पहला प्लस और दूसरा माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो AgCl ये बना AgCl, और यहाँ पे Na इसका प्लस इसका माइनस NaNO3, तो NaNO3। अच्छा, ये भी जलीय, ये भी जलीय, तो ये भी जलीय प्राप्त होता है NaNO3, तो ये भी जल में घुल जाता है, ये भी जल में घुल जाता है, ये भी जल में घुल जाता है। लेकिन जो AgCl मिलता है ये ठोस होता है और ठोस होने की वजह से ये पानी में नहीं घुलता है, तो पानी में नहीं घुलता है तो ये अवक्षेप के रूप में बाहर निकल जाता है। आप जानते हैं कि अवक्षेप कोई निकलता है तो उसे नीचे के तीर के निशान के द्वारा दर्शाते हैं। तो इस अभिक्रिया के द्वारा हम समझ सकते हैं कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप उत्पन्न होता है, खराब चीज, अघुलनशील पदार्थ उत्पन्न होता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास है 6 नंबर ऊष्माक्षेपी। देखिए ऊष्मा का मतलब होता है हीट एनर्जी, और क्षेपी का मतलब होता है शोषण करना, लेना। तो जब कोई रासायनिक अभिक्रिया होता है, अगर उसमें ऊष्मा लिया जा रहा है, उस अभिक्रिया में ऊष्मा ग्रहण हो रहा है, तो उस प्रकार की अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्माक्षेपी। ठीक है, जैसे आप नाइट्रोजन गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ, ये दोनों गैस है, याद रखिएगा, ये भी गैस है, ये भी गैस है, दोनों गैस को आपस में साथ में रखेंगे और इसमें गर्मी देंगे, ऊष्मा देंगे, तो ये दोनों आपस में रिएक्शन करके नाइट्रोस ऑक्साइड का निर्माण कर देगा। इसको बैलेंस करने के लिए 2 लगा देंगे, ये भी गैस है। ठीक है, तो N2O2 आपस में जब रखेंगे, इसको साथ में आप ऊष्मा देंगे, गर्मी देंगे उसको, तो क्या बनाएगा? NO बनाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो अभिक्रिया हुई, ये जो आपस में अभिक्रिया हुई, ये ऊष्मा लेने के कारण हुई, ऊष्मा इसमें एब्जॉर्ब हुआ, ऊष्मा अवशोषित हुआ, ये ऊष्मा लिया, तो इस अभिक्रिया को बोलेंगे ऊष्मा शोषी। ठीक है, जब 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करें और ये ऊष्मा को सोखे तो उस प्रकार की अभिक्रिया को ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा लाइट चला गया है, 1 मिनट रुकिएगा। चलिए, तो थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ था, लाइट चला गया था, तो लाइट फिर से आ गया यहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ गलत हो गया कि यहाँ पे इंडोथर्मिक का जो हिंदी होता है वो ऊष्माक्षेपी नहीं, ऊष्मा शोषी होता है। ठीक है, यहाँ पे शोषी होगा और यहाँ पे क्षेपी होगा, क्योंकि शोषी का मतलब होता है लेना, शोषण करना, यहाँ पे क्षेपी होगा। ठीक है, यहाँ पे क्षेपी, इसका एक्जोथर्मिक। तो ऊष्मा अगर कोई रिएक्शन में लिया जा रहा है, तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा ग्रहण होता है, ऊष्मा लिया जाता है, तो अभिक्रियाएं होती है, तो उसे ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहा जाता है, इंडोथर्मिक। और एक होता है एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसके ऊष्माक्षेपी बोलते हैं। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलता है, ऊष्मा निर्गत होता है। जैसे बहुत ऐसी अभिक्रिया होती है जिसमें ऊष्मा निकलता है। जैसे एग्जांपल में बात करें कि अगर कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाए, कार्बन को ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है और साथ साथ इसके साथ ऊष्मा निकलता है। आप लकड़ी को ऑक्सीजन के ऊपर, लकड़ी में कार्बन होता है, आदमी में कार्बन होता है, तो लकड़ी को आप ऑक्सीजन के उपस्थिति में जलाते हैं तो उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड धुआं निकलता है और साथ साथ गर्मी भी निकलती है। तो यहाँ पे ऊष्मा निर्गत हो रहा है, इस रिएक्शन में ऊष्मा निकल रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन कहलाएगा। अच्छा,
एक और एग्जाम्पल, चूना पत्थर को जैसे हम तोड़ेंगे तो ये CaO प्लस CO2 में टूटेगा, CO2 में टूटेगा। और चाहे ऐसे कर सकते हैं, CaO काली चूना को जैसे हम पानी में डालते हैं तो ये CaOH का होल ट्वाइस बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और साथ में निकलता है उष्मा, गर्मी निकलता है। यानी चूना में जब भी आप पानी डालते हैं तो उसमें गर्मी निकलती ही है, तो यहाँ पे उष्मा निकल रहा है बाहर, उष्मा बाहर निकल रहा है, निर्गत हो रहा है, तो ऐसे रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उष्मा क्षेपी रिएक्शन। ठीक है। अच्छा, इसको पहचानेंगे कैसे? अगर तीर के बाएं तरफ उष्मा लिखा गया है, तीर के बाएं तरफ तो उष्मा ले रहा है, तो ये उष्मा शोषी होगा। और तीर के दाएं तरफ अगर उष्मा लिखा गया है तो ये उष्मा छोड़ेगा, तो इसे उष्मा क्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है, तो इसे नोट कर लीजिए, इसका परिभाषा भी आप लोग लिख लीजिएगा। हम लोग 8वें रिएक्शन की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो पहले इसे उतारें। तो उतार लिए होंगे आप लोग। देखिए, आपका 8 नंबर जो रिएक्शन है वो है उदासीनीकरण अभिक्रिया, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। देखिए, यह एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें दो यौगिकों के आयनों का आदान प्रदान होता है। कैसे होता है दिखाते हैं। पहले देखते हैं अभिक्रिया है क्या। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अम्ल एवं क्षार अपने आयनों का अदला बदली करके, इसमें अम्ल और क्षार अपने आयनों का अदला बदली करके लवण एवं जल का निर्माण करते हैं, सॉल्ट एवं वाटर का निर्माण करते हैं या बनाते हैं, तो उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। देखिए कैसे होता है, हम आज दिखाते हैं। जैसे HCl एक अम्ल है, ठीक है, अम्ल है, और NaOH एक क्षार है। तो ये अम्ल है और ये क्या है, क्षार है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेंगे तो लवण और जल का निर्माण करेंगे। कैसे करते हैं आइए दिखाते हैं। देखिए, इस अम्ल में दो भाग है, पहला वाला भाग प्लस वाला होता है, दूसरा वाला भाग माइनस होता है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन माइनस। इसमें भी दो भाग है, Na प्लस और OH माइनस। जब ऐसे अम्ल क्षार वाली अभिक्रिया है तो पहला प्लस और दूसरा माइनस कर दीजिएगा और इस तरह बांट लीजिएगा। अब देखिए, इसका प्लस इसके माइनस के साथ ले जाना है और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, इसका प्लस इसके माइनस के साथ डांस करेगा और इसका प्लस इसके माइनस के साथ। तो अगर इसका प्लस इसके माइनस के साथ करेगा तो ये बनाएगा NaCl, बनाएगा ना। NaCl बनाएगा तो NaCl एक लवण है, आप जानते हैं ये सॉल्ट है, और साथ में इसका प्लस H इसका OH माइनस, तो HOH बनाएगा। HOH का मतलब यही होता है H2O। देखिए ध्यान से, ये H2O का ही सूत्र है। तो यहाँ पे लवण और क्या बन गया, पानी। अच्छा, यहाँ पे अम्ल और क्षार एक दूसरे के आयनों का आदान प्रदान किए हैं। आयनों का मतलब इसका आयन इसमें चला गया, इसका आयन इसमें चला गया, तो लवण और जल का निर्माण हुआ है। इसलिए इस अभिक्रिया को बोलेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं यहीं पे नीचे, एग्जाम्पल नंबर 2। आप जानते हैं कि HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड कहा जाता है, यह अम्ल है, और इसका निर्माण रिएक्शन हम KOH से कर दे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये कैसे अभिक्रिया करेगा। इसको भी दो भाग में तोड़ देंगे, H प्लस NO3 माइनस, इसको भी K प्लस और OH माइनस, इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका माइनस इसके, सॉरी थोड़ा सा लाइन मारने में गलती हो गया, तो इसका प्लस इसके माइनस के साथ और इसका प्लस इसके माइनस के साथ, तो इसका प्लस H और इसका OH, तो ये निकल जाएगा HOH, HOH मतलब पानी, और साथ में निकल जाएगा इसका प्लस इसका माइनस, तो हो जाएगा KNO3, यानी पोटेशियम नाइट्रेट जो एक सॉल्ट है यानी लवण है, और पानी, ये पानी का निर्माण हो गया। तो इस प्रकार ये उदासीनीकरण अभिक्रिया का ये एग्जाम्पल है। देखिए यहाँ पे इसका आयन इसमें जा रहा है और इसका आयन इसमें आ रहा है, यानी यहाँ पे दो गो विस्थापन हो रहा है, तो इसीलिए उदासीनीकरण अभिक्रिया भी एक प्रकार का द्विविस्थापन अभिक्रिया है। नेक्स्ट है 9 नंबर रिएक्शन जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उपचयन अभिक्रिया। इसी को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, यहाँ पे अभिक्रिया रहेगा शॉर्ट फॉर्म में, या इसी को इंग्लिश में ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। अच्छा, क्या है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, आइए देखते हैं। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन का योग होता है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ता है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व या यौगिक के साथ ऑक्सीजन जाके जुड़ता है या
अगर ये नहीं होता है तो किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का निकासी होता है, मतलब हाइड्रोजन निकलता है। तो अगर किसी तत्व से ऑक्सीजन जुड़ रहा है या किसी यौगिक से हाइड्रोजन निकल रहा है तो ऐसी अभिक्रिया को बोलेंगे ऑक्सीकरण या उपचयन अभिक्रिया। जैसे अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहले देखेंगे किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का योग मतलब ऑक्सीजन का योग देखेंगे तो कार्बन है, और कार्बन में जैसे ऑक्सीजन का संयोग कराएंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीकरण हो रहा है, उपचयन हो रहा है। अच्छा ये सल्फर है, ये 1 नंबर एग्जाम्पल, ये 2 नंबर। यहाँ पे सल्फर है और सल्फर में ऑक्सीजन का संयोग करा दे तो ये बनाएगा SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। यहाँ पे सल्फर से ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो यहाँ पे सल्फर का क्या हुआ, उपचयन हुआ। ठीक है। अच्छा तीसरा एग्जाम्पल भी देख लीजिए, H2+O2 हाइड्रोजन गैस में ऑक्सीजन गैस को जोड़ा जाता है तो यहाँ पे H2O का निर्माण होता है। अच्छा हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का योग हुआ, ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ तो हाइड्रोजन का यहाँ पे उपचयन हुआ। तो जिसमें ऑक्सीजन आके जुड़ता है उसका उपचयन होता है, यानी ऑक्सीकरण होता है। ठीक है। अच्छा ये तो हम देख लिए किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ेगा, या हम ये भी अब देखेंगे कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन कैसे निकल रहा है। ठीक है। तो इधर वाला थोड़ा सा हम मिटाते हैं, ये उतार लीजिएगा, आप लोग उतार लीजिएगा, मिटा दें। चलिए मिटाते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पे सेकेंड एग्जाम्पल कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निकासी, ये भी एक प्रकार का ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, ये भी एक प्रकार का उपचयन होगा। जैसे आप देखिए H2S है और इसमें हम O2 का जुड़ाव कर दें, H2S है और इसमें हम क्या किए कि किसी चीज़ का जुड़ाव कर दिए, जैसे मान लीजिए O2 का जुड़ाव कर दिए तो यहाँ पे होगा क्या कि ये H2O बन जाएगा और यहाँ पे S हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे H2O हो जाएगा और यहाँ पे S हो जाएगा। तो H2S से यानी सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड से H देखिए बाहर निकल गया और H निकल के यहाँ पे जुड़ गया और S अकेला हो गया, तो यहाँ पे H2S का ये उपचयन हुआ। अच्छा NH3 है, इसका हम ऑक्सीडेस O2 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा H2O और साथ में निकल जाएगा N2। ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रोजन गैस बाहर हो गया, नाइट्रोजन बाहर हो गया और नाइट्रोजन से देखिए हाइड्रोजन निकल गया, नाइट्रोजन से हाइड्रोजन निकल गया तो यहाँ पे बोलेंगे कि NH3 का उपचयन हुआ। तो यदि किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उपचयन होगा, या किसी यौगिक या तत्व से हाइड्रोजन निकलता है तब भी उपचयन होगा। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग उपचयन समझ चुके होंगे। इसके जस्ट उल्टा होता है अपचयन, जिसको हम अवकरण अभिक्रिया कहते हैं, उसको इंग्लिश में रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। इसे उतार लीजिए, हम उसको समझाते हैं। उतार लिए होंगे। तो हम लोग अभी जस्ट पढ़े उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन। अब हम लोग ठीक उसी का उल्टा पढ़ने जा रहे हैं 10 नंबर रिएक्शन, जिसका नाम है उपचयन अभिक्रिया। इसी को अवकरण अभिक्रिया कहा जाता है और इंग्लिश में हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। तो ये अपचयन जो है ये उपचयन का ठीक उल्टा होता है, यानी अवकरण ऑक्सीकरण का ठीक उल्टा होता है। ठीक है। तो यदि आपको ऑक्सीकरण याद है तो अवकरण उल्टा हो जाएगा। ऑक्सीकरण में क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ाव होता है और अवकरण में हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है। वहाँ पे हाइड्रोजन निकलता है तो यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर आता है, मतलब जुड़ाव होता है। जैसे आइए एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे H2+Cl2 हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्शन करता है तो ये HCl का निर्माण करता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। यहाँ पे देखिए Cl2 में H2 का जुड़ा हुआ, तो यहाँ पे Cl2 में H2 का जुड़ा हुआ तो यहाँ पे Cl2 का अपचयन हुआ। ठीक है।
अच्छा दूसरा देख लेते हैं, H2 में I2 को जोड़ देते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे बन जाएगा 2HI, हाइड्रोजन आयोडाइड बन जाएगा। अच्छा I2 में H2 का जुड़ाव हो रहा है, तो यहाँ पे I2 का अपचयन हो रहा है, ठीक है। एक और आप रिएक्शन देख सकते हैं, एक और आप रिएक्शन देख सकते हैं कि H2 में O2 का जुड़ाव, और यहाँ पे H2O बनेगा। ये हम उपचयन में भी दिखाए थे, तो उसमें H2 में O2 बोले थे, और यहाँ पे O2 में H2 को जोड़ रहे हैं, तो O2 का यहाँ पे अपचयन हो रहा है, ठीक है, अवकरण हो रहा है। यहाँ पे I2 का अवकरण, यहाँ पे Cl2 का, क्योंकि इसमें आके ये जुड़ रहा है, तो जिसमें H2 जाके जुड़ेगा उसका होगा अवकरण यानी अपचयन, ठीक है। अच्छा एक और आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, N2 प्लस H2 नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस से अभिक्रिया करता है तो NH3 गैस का निर्माण करता है। यहाँ पे हम बैलेंस कर लेंगे, यहाँ पे बैलेंस कर लेंगे, तो यहाँ पे N2 गैस में H2 का जुड़ाव हो रहा है, तो N2 का यहाँ पे अवकरण हुआ, ठीक है। अच्छा ऑक्सीजन निकलता है तब भी उपचयन होता है। जैसे यहाँ पे आप एग्जाम्पल देखिए, इसी का एग्जाम्पल है, CuO में अगर हम H2 को जोड़ दें, CuO में कार्बन को जोड़ दें, कार्बन को, तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाएगा और CO हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया और निकलकर C के साथ चला गया, तो यहाँ पे कॉपर अकेले हो गया, तो ये बोलेंगे कि कॉपर का क्या हुआ, उपचयन हुआ, क्योंकि कॉपर से अपचयन हुआ, कॉपर से ऑक्सीजन निकल गया, तो किसी से ऑक्सीजन निकलता है तो उसका अवकरण होता है। तो आप बात समझ चुके हैं, इसे उतार सकते हैं आप। इस वालों को नोट कर लीजिए, हम मिटाएंगे। चलिए यहाँ पे जो 11 नंबर रिएक्शन है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए अगर रेडॉक्स को हम बांटे तो ये 2 वर्ड में बांट सकते हैं, REDOX, रेड। तो यहाँ पे 2 वर्ड है, रेड ऑक्स, तो लाल बैल नहीं समझना है, कितना लोग इसको रेड ऑक्स मतलब लाल बैल समझ लेता है। यहाँ पे 2 पार्ट है, रेड का मतलब रिडक्शन, रिडक्शन मतलब क्या होता है, अपचयन, अपचयन या अवकरण बोल सकते हैं। और यहाँ पे ऑक्स का मतलब होगा ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, इसका हिंदी होगा उपचयन, उपचयन। तो यदि अपचयन यानी अवकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ हो, एक के साथ हो, तो उस प्रकार के अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, ठीक है। एग्जाम्पल देखिएगा यहाँ पे छोटू, एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे CuO में अगर हम हाइड्रोजन गैस से इसका रिएक्शन करा दें तो यहाँ पे कॉपर अलग हो जाता है और H2 के साथ O आ जाता है, तो बन जाता है H2O। ध्यान दीजिए, अगर इस रिएक्शन में देखें तो देखिए 2 पार्ट है, यहाँ पे कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है। देखिए कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन बाहर निकल गया है, तो जब किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो उसे हम अवकरण अभिक्रिया बोलते हैं, यानी उपचयन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उपचयन, अपचयन, अपचयन बोलते हैं। तो ये अवकरण या अपचयन होगा। अच्छा यहाँ पे H2 अकेले है और यहाँ पे आते आते देखिए इसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव हो गया, तो H2 में ऑक्सीजन आके जुड़ा हुआ है ना, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन जब किसी तत्व या यौगिक में जुड़ता है तो वहाँ पे ये ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है, या इसी को हम बोल सकते हैं उपचयन, ठीक है। तो देखिए एक ही अभिक्रिया में अवकरण ऑक्सीकरण यानी अपचयन और उपचयन दोनों साथ साथ देखने को मिला, तो इस पूरे रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। अच्छा एक और एग्जांपल हम देख लेते हैं, ZnO जिंक ऑक्साइड, अगर इसमें हम कार्बन का रिएक्शन कराएं तो यहाँ पे जिंक अकेले बच जाता है और ऑक्सीजन कार्बन के साथ चला जाता है CO, ठीक है। अगर हम ZnO की बात करें तो देखिए ZnO से ऑक्सीजन निकलकर कहीं चला गया और जिंक बच गया, तो ZnO से ऑक्सीजन निकल गया, तो ऑक्सीजन निकलने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अवकरण हुआ, अवकरण हुआ। और यहाँ पे कार्बन में देखिए ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, कार्बन में ऑक्सीजन कहीं से यहाँ से आकर इसमें जुड़ गया, तो जब किसी तत्व में ऑक्सीजन आके जुड़ता है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण होता है। तो जब अवकरण और ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं दोनों साथ साथ हो तो उसे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में रिएक्शंस बहुत हैं, अभिक्रियाएं बहुत हैं, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको याद होगा, क्योंकि परिभाषा के साथ साथ अभिक्रिया भी याद रखना जरूरी है। और बोर्ड में जब भी आप लिखें किसी का परिभाषा, तो वहाँ पे परिभाषा के साथ साथ 1-2 एग्जाम्पल
जरूर चिपकाए। ठीक है, तो इसे लिखिए और इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारे दैनिक जीवन में इस उपचयन और अपचयन का क्या प्रयोग है। हमारे दैनिक जीवन में बहुत ऐसे काम होते हैं, जैसे आगे चलकर हम जस्ट बताते हैं, विकृत ग्रंथिता हो गया, ठीक है, संचारण हो गया, ये सब क्या होता है और इसमें उपचयन और अपचयन, अवकरण और आक्सीकरण का कैसे प्रयोग होता है, ये सब चीज़ हम बताएंगे। इसे नोट करें। आप लोग उतार लिए होंगे। तो हम लोग उपचयन, अपचयन और रेडक्स अभिक्रियाएं पढ़े। इन तीनों अभिक्रियाओं का हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारा उपयोग है, चाहे इसके कारण हमारे दैनिक जीवन में कुछ नुकसान भी है। आइए उन्हीं नुकसानों को हम समझते हैं। पहला है संचारण, क्रोशन, जिसको बोलते हैं क्रोजन बोला जाता है। देखिए, हमारे दैनिक जीवन में हम लोहा का प्रयोग करते हैं, कॉपर का प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, बहुत सारी धातुओं का प्रयोग करते हैं। ये सभी धातुएं जो होती हैं हवा के संपर्क में या अम्ल या नमी के संपर्क में आने के बाद ये धीरे धीरे खराब होने लगती है। ठीक है, जितने भी धातुएं हैं, जैसे लोहा को देखिए, लोहा हवा और नमी के संपर्क में आता है तो लोहा के ऊपर एक परत जमने लगता है लाल भूरा कलर का, जिसे हम जंग बोलते हैं। तो जंग लगने के कारण लोहा खराब होने लगता है। तो इसी को कहा जाता है लोहा का संचारण, मतलब खराब होना। संचारण मतलब खराब होना। अच्छा, कॉपर का बर्तन होता है, चाहे पितरिया बर्तन, देखिएगा पहले के लोगों को चढ़ता था शादी ब्याह में। हम लोग के दादी मम्मी जो होती थी, उन लोग के शादी ब्याह में पितरिया बर्तन चढ़ाता था। वो आज रखा होगा तो देखिएगा उस बर्तनों पर हवा या नमी के कारण हरा हरा कलर का परत चढ़ गया होगा। उसको हम लोग मूर्छा, जनरली जंग या बोलते हैं। इससे क्या होता है कि हमारी जितनी भी धातुएं हैं, लोहा है या कॉपर का बना हुआ बर्तन है या एल्युमिनियम का बना हुआ बर्तन है, ये खराब होने लगता है और इसी खराब होने को बोलते हैं संचारण। तो संचारण एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, प्रक्रिया होती है, जिसमें धातुएं हवा, अम्ल और आर्द्रता मतलब नमी से अभिक्रिया कर संचारित हो जाती है, मतलब खराब हो जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये परिभाषा था, याद रखिएगा। संचारण एक प्रकार का रेडॉक्स रिएक्शन है। क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया है। संचारण एक प्रकार का रेडॉक्स अभिक्रिया है। चलिए, तो संचारण आप समझ चुके। अच्छा, इससे बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? संचारण को बचाव के लिए क्या उपाय कर सकते हैं? तो आप लोहा या किसी भी धातु से बने बर्तन या सामग्री को हवा के संपर्क में ना रहने दें। हवा के संपर्क में यदि रह भी रहा है तो उस पर पानी ना पड़े, उसमें नमी के संपर्क ना आए, तो ये कम से कम ये बचाइएगा कि उस पर अम्ल और नमी ना पड़े। ठीक है, तो हवा, नमी और अम्ल से बचाकर किसी भी धातु को सुरक्षित रखा जा सकता है, उसे संचारण से बचाया जा सकता है। दूसरा हमारा है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता जो है एक प्रकार का उपचयन अभिक्रिया है। क्या है? उपचयन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। क्योंकि पहले समझाते हैं विकृत गंधिता क्या है। खाना जो बनता है हम लोग के घर में, तो खाना हवा के संपर्क में या नमी या पानी के संपर्क में आने के कारण वो धीरे धीरे खराब होने लगता है। ठीक है, और उसमें से एक अजीब टाइप का, एक खराब टाइप का गंध आने लगता है। उसी खाना को खराब होने की प्रक्रिया को बोलते हैं, खराब होने को बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक है, खाना को जब हम ऐसे खुले छोड़ देते हैं या नमी के उपस्थिति में छोड़ देते हैं या हवा में ऐसे डायरेक्ट छोड़ देते हैं तो खाना खराब होने लगता है, उसमें से अजीब अजीब गंध आने लगता है। इसी अवस्था को बोला जाता है विकृत गंधिता। ठीक है, अब हवा के संपर्क में आएगा तो एक प्रकार का ये कौन सा अभिक्रिया हो जाएगा? उपचयन अभिक्रिया हो जाएगा। याद रखिएगा कि भोजन को विकृत गंधिता से कैसे बचाया जा सकता है। तो भोजन को कोशिश कीजिए कि रोटी मेकर में रखें, ऐसे बंद पात्र में रखें जैसे रोटी को रोटी मेकर में रखा जाता है। चावल को आप किसी बंद पात्र में रखिए, चाहे और भी सब सामग्री है जिसको बंद पात्र में रखिए, वहाँ पे हवा ना जाए, वहाँ पे नमी ना हो और वहाँ पे अम्ल की उपस्थिति ना हो। यदि आप खाना को अम्ल, आर्द्रता मतलब नमी या हवा से बचाते हैं तो आपका खाना सुरक्षित रहेगा, उसमें कोई गंध उत्पन्न नहीं होगा, विकृत गंधिता की स्थिति नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा, इसी में एक और प्रक्रिया आता है, इसको लिख लीजिएगा अपने भाषा में आप।
इसमें एक और प्रक्रिया आता है जिसको दहन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दहन। तो दहन का अर्थ होता है जलना। क्या होता है? जलना। और दहनशील एक पदार्थ आता है, दहनशील पदार्थ। दहनशील पदार्थ का मतलब होता है कि जलने वाला पदार्थ, जलने वाला पदार्थ, जलने वाला पदार्थ, याद रखिएगा। तो दहन का अर्थ हुआ क्या? जलना। जैसे लकड़ी जलता है ना, लकड़ी जलता है, कपड़ा जल सकता है, और भी सब चीज़ें हैं जल सकता है। तो जलने को बोलते हैं दहन। और दहनशील पदार्थ का मतलब जो पदार्थ जलने वाला होता है। जैसे जलने वाले पदार्थ में लकड़ी आ सकता है, ठीक है, लकड़ी जल सकता है, कपड़ा जल सकता है, और भी चीज़ें हैं जो जल सकता है ना, तो इससे दहनशील पदार्थ बोलेंगे। जो पदार्थ नहीं जलता है, जो चलनशील नहीं होता है, उसे बोलते हैं अदहनशील पदार्थ। उसे क्या बोला जाता है? अदहनशील पदार्थ। अदहनशील पदार्थ। तो अदहनशील पदार्थ में आपका मिट्टी आ जाएगा, मिट्टी नहीं जलता है, बालू आ जाएगा, ठीक है, और भी सब चीज़ें हैं जो नहीं जलते। तो जो नहीं जलते हैं वो अदहनशील होते हैं, और जो जलते हैं उसे दहनशील कहा जाता है। अच्छा, दहन की प्रक्रिया होने के लिए क्या क्या आवश्यक शर्त है? मतलब कोई चीज़ को जलाने के लिए, किसी चीज़ को जलाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की उपस्थिति होनी चाहिए? तो सबसे पहला दहनशील पदार्थ का होना चाहिए। दहनशील पदार्थ का होना चाहिए, क्योंकि दहनशील ही पदार्थ नहीं रहेगा तो जलेगा क्या, ठीक है। सेकंड जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए। ऑक्सीजन, जहाँ आप कोई चीज़ जला रहे हैं वहाँ पे ऑक्सीजन की उपस्थिति होनी चाहिए, क्योंकि बिना ऑक्सीजन के उपस्थिति में कोई चीज़ जलने वाला नहीं है, ठीक है, यानी दहन की प्रक्रिया नहीं होने वाली है। और तीसरा जो है, जो भी आप दहनशील पदार्थ लिए हैं उसका ज्वलन ताप ऊंच होना चाहिए। ये ज्वलन ताप का मतलब जिस ताप पर कोई पदार्थ जलता है, तो जिस पदार्थ का ज्वलन ताप ज़्यादा होता है वो जल्दी जलता है, ठीक है। तो 3 शर्तें हैं, दहनशील पदार्थ होना चाहिए, ऑक्सीजन उपस्थिति होना चाहिए, और ज्वलन ताप उस पदार्थ का ज़्यादा होना चाहिए। जैसे ज्वलन ताप ज़्यादा होगा तो वो पदार्थ जल्दी जलेगा, ठीक है। तो हम लोग 2 वीडियो में पूरे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, उसको हम क्लियर कर लिए पूरे अच्छे तरीक़ा से, ठीक है। तो यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो फिर से बोलना है कि एक बार आप जाकर डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, या चैनल पे आपको मिल जाएगा। दोनों वीडियो ध्यान से देखिए और नोट्स बनाइए और याद कीजिए। आपका एक भी क्वेश्चन बोर्ड में नहीं छूटने वाला है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आप चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और साथ ही साथ ये भी बता दें कि NCERT के जितने भी प्रश्न हैं इस चैप्टर से, वो एक नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे और आपको हर एक चीज़ उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।